हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टेनो जॉसन। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ आरओ एंड आरएम मींस रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के जो रीमेडिकल कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसकी सारी प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रीमेडिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 जनवरी को एक लड़के का हुआ था ग्रेटर नोएडा यूपी में 165 बीएन बीएसएफ में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो सारा वीडियो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सारी प्रोसेस मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ की पॉइंट जो मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस की, मीन्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, आपकी एंट्री से लेकर लास्ट तक, जब वो लड़का बाहर हो गया था बीएसएफ के उससे, वहाँ तक की हम पूरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि आपको क्या क्या लेके जाना है साथ में अपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेंटर के आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रहना क्या है, रहने की क्या व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कितने दिन में हो रहा है ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे, और बच्चों का भी, जैसे कि उसने मुझे बताया कि कैसे कैसे आपका जो कितने दिन में आपका जो रीमेडिकल है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, एक दिन में कितने फिट हो रहे हैं वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। किस किस पॉइंट में ज़्यादातर बच्चे अनफिट हुए हैं वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्टरों बीएसएफ के डॉक्टर द्वारा कहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है, कितने हॉस्पिटल हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बीएसएफ के डॉक्टर कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनका नेचर कैसा है, वो चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में कि एक लड़के ने प्राइवेट हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर के साथ सोर्स लगाने की कोशिश की थी उनकी, कि लास्ट में अगर किसी बच्चे को रिजेक्शन हुआ है, किसी बच्चे को रिजेक्ट किया गया है तो उसके साथ क्या हो रहा है, और जिसको फिट किया गया है उसको क्या दिया जा रहा है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हर एक टेस्ट के बारे में हम सिंपली धीरे धीरे करके बात करेंगे। हर एक टेस्ट के बारे में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार्टिंग में प्रोसेस की, मीन्स जिस टाइम आप पहुंचेंगे गेट पर 165 बीएन बीएसएफ ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे 8 o'clock आपकी जो एंट्री है उसका टाइमिंग दे रखा है, बट आपकी जो एंट्री है वो 8:30 बजे के आसपास कंप्लीट हो जाएगी। 8:30 बजे के आसपास तक आपको अंदर बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पहले तो 4 और 5 वालों का बाहर हो रहा था, बट बारिश की वजह से अब वही जो है आपको अंदर ऑफिस में बिठाया जाएगा। पहले आपको ग्राउंड में बिठाया जा रहा था बाहर पे, लेकिन कुछ दिन मतलब 1-2 दिन बाद से आपको जो है ऑफिस में बिठाया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ आपकी कागज़ कार्रवाई होती है और उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही ऑफिसर आएंगे, ऑफिसर आने से पहले आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए जाते हैं, आपसे फ़ोटो ली जाती है, आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, थंब इम्प्रेशन होता है, राइट थंब इम्प्रेशन होगा आपका। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करवाई जाएंगी। जैसे ही आपकी जो है ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जो है वो आ जाएंगे, 3 मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पे, एक मैम होगी और 2 जो हैं वो मेल ऑफिसर हैं, एक फीमेल ऑफिसर हैं, एक जूनियर है और एक सीनियर है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए दोनों डॉक्टरों की बात करें तो स्टार्टिंग में आपके जो है 20 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 20 जैसी मेडिकल ऑफिसर आ जाते हैं वैसे एक एक करके चेस्ट नंबर आपको दिया जाता है और चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है, और वो डॉक्टर आपको धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। सब बच्चों को देखने के बाद वो उन बच्चों को ही फिट करते हैं। वेट कम था, उसने अपना वेट बढ़ा लिया है, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्लियर किया जा रहा है। बाकी सारे बच्चों को आपको एक्सरे या तो फिर डॉपलर सब कुछ को टेस्ट दिया जा रहा है, कि सब कुछ जितने भी बच्चे हैं जो अदर इस चीज़ को छोड़ के जितने बच्चों को पॉइंट मिला है सबका टेस्ट होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से कि आपका टेस्ट की वो जिम्मेदारी लें, नहीं, आपको ये सारे टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को वो टेस्ट दे रहे हैं करने के लिए। तो यहाँ पे टेस्ट होने के बाद अगर बात की जाए तो ये सारा काम होता है आपका एक दिन में। अगले दिन फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा। उस बच्चे के अकॉर्डिंग उनको भी ऐसे ही किया गया था 5 तारीख वालों को, कि उनको भी नेक्स्ट डे बुलाया गया था।
नेक्स्ट डे जब आपको बुलाया जाएगा तो आपकी जो टाइमिंग होगी वो 9 o'clock होगी, 9 बजे के आसपास आपको बुलाया जाएगा और 9:30 पौने 10 बजे तक आपको जो है जिन जिन बच्चों को टेस्ट के लिए बोला गया है उन बच्चों को अलग अलग हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। वहाँ पे जैसे आप जाओगे, अगर आपको टाइम लग गया तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन भी निकल जाए टेस्ट में, क्योंकि एक तो जाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ हॉस्पिटल काफ़ी दूर भी हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा ट्रैफिक की वजह से भी। ठीक है, तो व्हीकल जो है बीएसएफ वालों का ही होता है, उसमें वो आपको बिठा के लेके जाते हैं। एक एम्बुलेंस है और एक ट्रक है जिसमें आपको ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप टाइम से शाम तक एक्सरे वाले, सिर्फ और सिर्फ एक्सरे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप टाइम से शाम को उसी दिन पहुँच जाते हो तो आपका मेडिकल होने के कंप्लीट होने के चांसेस हैं। बट अगर आप 6 साढ़े 6 बजे के बाद अगर वहाँ पहुँचते हो तो आपको फिर अगले दिन दोबारा बुलाया जाएगा। तीसरे दिन आपका जो है वो कंप्लीट जो है फाइल वाइल चेक करके आपको कंप्लीट लास्ट में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपका जो है आप फिट हो या अनफिट हो। और वो भी आपको शाम को 3-4 बजे, मीन सुबह से लेकर शाम तक आपको ऐसे ही बिठाया जाएगा। जब सब बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपको जो है आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा। ठीक है, तो ये रही प्रोसेस की बात। यही प्रोसेस है ग्रेटर नोएडा बीएसएफ में, 165 BN बीएसएफ में यही प्रोसेस है, यही इसी तरीके से प्रोसेस आपकी चल रही है। ठीक है, जो डेली बच्चे आते हैं उनका भी चल रहा है और जो पीछे बैक डेट के बच्चे रह जाते हैं उनका भी वो साथ साथ में देखते रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिनिमम देखें तो 4 तारीख के बच्चे भी 7-8 तक रुके हुए थे, 5 तारीख के बच्चे भी 7-8 तक रुके थे। मीन्स अगर आप देखें तो ये 3-4 दिन तक का कार्यक्रम जो है आपका चलेगा ही। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। डॉक्यूमेंट्स मीन कि आपके 10th-12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें लेके जानी है: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका जो है जो आपको लेटर आया है बीएसएफ की तरफ से रीमेडिकल के लिए, वो सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पेन आप अपने साथ लेके जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज़ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे ले जाने की। बट हाँ, अगर आपको अपनी सेफ्टी के लिए लेके जाना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि सारे ही बच्चे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर करके लेकर गए थे उनके पास। पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है वहाँ पे, आपको सुबह के टाइम कुछ नहीं मिलेगा उधर खाने पीने के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी 8 बजे की रिपोर्टिंग है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे 7:30 बजे के आसपास ही पहुँचें वहाँ पे। सुबह जल्दी पहुँचने से फ़ायदा नहीं है उधर पहुँचने का, क्योंकि आपको वहाँ पर इवन बैठने और लेटने की कोई जगह नहीं है उधर। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ठीक टाइम पर ही पहुँचें, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ही पहुँचें। लेट होने वाले पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 8 साढ़े 8 बजे भी पहुँचते हैं तो कोई इतना इशू की बात नहीं है वहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको अपना जो खाना है वो साथ में लेके आना है, क्योंकि कैंटीन है उधर, बट वो 1 बजे के बाद बंद हो जाती है और आपकी जो है 3-4 बजे के आसपास वो खुलती है, और लेकिन तब तक आपको बाहर कर दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ अपना खाना, चाय, बिस्कुट, नमकीन जो भी आपको लेके जाना है वो अपने साथ लेके जाना है। बट आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए ज़रूर लेके आएँ साथ में, अगर आपके पास पैसे का कोई इशू है। नहीं तो आप थोड़ी दूर जाके वहाँ पे काफ़ी होटल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप होटल में भी रह सकते हैं ग्रुप के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने दिन तक चल रहा है मेडिकल। तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मिनिमम मैक्सिमम आपका जो है 2 या 3 दिन तक आपका मेडिकल चलेगा, क्योंकि अगर हम 4 तारीख की बात करें, 4 जनवरी को जिनका मेडिकल था वो 7 जनवरी तक बैठे रहे अपने रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अपने, जब मैं आपको बताऊँगा कितने फिट हुए कितने अनफिट हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम आपका 4 दिन लग सकते हैं आपके मेडिकल के लिए। वो भी चीज़ मैं आपको कंप्लीट करूँगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतना टाइम लगने का कारण ये है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका जो टेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ही प्रेजेंट नहीं है। मींस प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रेजेंट ना होने की वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही है और उनका जो टेस्ट है वो डिले हो रहा है, जिस वजह से उनको वहाँ पे लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रीज़न है। और काफ़ी रीज़न ये भी है कि जो डॉक्टर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस धीरे होने की वजह से टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से टाइम भी लग रहा है।
बाकी हम बात करें कितने फिट हो रहे हैं कितने अनफिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ओवरवेट वालों को उसी दिन फिट किया जा रहा है, कंप्लीटली उनको उसी टाइम फिट कर दिया जाएगा जिस दिन वो आएंगे, और उसी दिन शाम को उनको फिट कर दिया जाएगा। क्योंकि ओवरवेट में ऐसा कोई इशू नहीं है, वो वेट देखेंगे आपका, और अगर आप फिट हैं तो आपको फिट कर देंगे। अगर आप अनफिट, बात करें अनफिट वालों की, तो अनफिट वालों को अगर जिन्होंने सर्जरी करवा रखी है, जैसे उस लड़के के बैच में एक पाइल्स वाला लड़का आया था जिसको बवासीर था, पाइल्स था, तो उसने सर्जरी करवा रखी थी मेडिकल के बाद, और उसको उसी टाइम उसी दिन रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि सर्जरी में आपका मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्री मेडिकल में रिजेक्शन मिलेगा, कंफर्म है। तो उसने जिस तरीके से बताया कि उसका जो 20 का बैच था 5 जनवरी का, उसमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ सर्जरी में ही आउट कर दिया गया था। ठीक है, उसी दिन उनको रिजेक्शन लेटर दिया गया और वो उसी दिन जो है वो बाहर हो गए थे। तो अगर हम 20 में देखें, 20 में 4 ऑलरेडी आउट हो गए थे। ठीक है, बाकी फिट का ये कंफर्म नहीं है कि जो 16 बच्चे बचे थे उसमें कितने बच्चे फिट हुए हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चों का अलग अलग टेस्ट हो रहा है, अलग अलग बच्चों के टेस्ट में अलग अलग टाइम लग रहा है। मींस अगर हम कुछ बच्चों की बात करें जिनका एक्सरे था, तो उनका तो 3 दिन में कंप्लीट हो गया था, लेकिन जिन बच्चों की अदर प्रॉब्लम थी, जैसे नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी का डॉपलर करना है वेरिकोज वेन का, किसी का डॉपलर टेस्ट करना है वेरिकोज वेन का, तो उन बच्चों में काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए वो लड़का मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। बट हाँ, कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी बाहर हो रहे हैं। हॉस्पिटल के नाम अगर हम देखें तो पहला शारदा है, ठीक है, दूसरा मेट्रो है, और तीसरा एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम उसको पता नहीं था, बट उसने मुझे दो हॉस्पिटल के नाम बताए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। में डॉक्टर आपको बहुत सही मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आपको पॉइंट मेंशन करेंगे, अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको नॉर्मल जो है आपकी रिपोर्ट बना दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों का, तो पहले वो आपको चेक करेंगे, उसके बाद आपको एक्सरे या आपका जो भी टेस्ट होगा, जो भी मेडिकल ऑफिसर ने आपको टेस्ट के लिए बोला है वो टेस्ट के लिए लिखेगा, आपका वो टेस्ट होगा कंप्लीट, उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखेगा, और उसके बाद अपना जो है ओपिनियन आपकी रिपोर्ट में लिख देगा। और अगर हम बात करें कि बीएसएफ के मेडिकल ऑफिसर कैसे हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक है, अगर उनको पॉइंट लगता है कि आप में दिक्कत है, तो आप कितना भी उनसे आर्ग्यू कर लें, वो कुछ नहीं सुनेंगे आपकी, ना ही आपका दोबारा टेस्ट होगा, ना ही वो दोबारा आपको चेक करेंगे। स्टार्टिंग में चेक करने के बाद वो आपको नहीं चेक करेंगे दोबारा। स्टार्टिंग में जैसे आपका चेक हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने, अगर आपकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, अगर उसने आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल बना दी, तो भी हो सकता है, अगर उसको मेडिकल ऑफिसर को पॉइंट दिखता है तो वो आपको फिर भी रिजेक्ट कर सकता है, और आप उसमें कोई आर्ग्यू नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर मैं उस लड़के ने मुझे 3 लड़कों के बताया था जो 4 तारीख में आए थे, और उनका जो है रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम थी, तो रिपोर्ट उन्होंने करवाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो मेडिकल ऑफिसर ने रेफ़र किया था उनको मेट्रो हॉस्पिटल में उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी, और उस रिपोर्ट में वो पूरे नॉर्मल थे। उनकी जो उन्होंने खुद देखी थी रिपोर्ट, मुझे बता रहा था वो। उसके बाद भी वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नज़र आई, जिस वजह से उन तीनों ही बच्चों को रीमेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया, और उनके हाथ में रिजेक्शन लेटर जो है वो दे दिया गया। ठीक है, वो बच्चे काफ़ी खुश थे कि जो उनकी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है, वो मतलब कॉन्फिडेंट थे कि वो मेडिकल जो है क्लियर कर जाएंगे। बट क्या हुआ, मेडिकल ऑफिसर को प्रॉब्लम लगी और उसने रिजेक्शन लेटर लिखा और उनको हाथ में थमा दिया, और कोई आर्ग्यू कुछ नहीं हुआ, उन बेचारों को जाना पड़ा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेडिकल ऑफिसर है, अगर उसको प्रॉब्लम दिखेगी तो वो आपसे पूछेगा नहीं, ना ही आपकी कोई राय लेगा, या ना ही आपका दोबारा चेकअप करेगा। वो ऑलरेडी पहले ही देख चुका है पहले वाले दिन, तो आपको दोबारा नहीं देखेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ काफ़ी संभल के रहना। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप नहीं बच पाओगे, और प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का मैंने आपको बता दिया कैसे हैं।
अगर उनको प्रॉब्लम लगती है आपके एक्सरे में या आपके कोई भी टेस्ट है जो आपने करवाया हुआ, अल्ट्रासाउंड है, कुछ भी है, अगर आप उसको आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आपको रिजेक्ट कर ही देगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेडिकल ऑफिसर कैसा है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक लड़के की जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से सोर्स लगाई थी कि वो उसकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल लिखते। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ पे क्या उस डॉक्टर ने पहले तो उस बच्चे को सुनाया काफ़ी। ठीक है, और उस आई थिंक उसकी रिपोर्ट में भी शायद कुछ लिखा जिससे मेडिकल ऑफिसर ने भी उसको कुछ बोला। ठीक है, उस लड़के को नहीं पता कि क्या विनती करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप सोर्स वोर्स के चक्कर में पड़ते हैं तो वो चीज़ बेकार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजेक्शन की। देखो, जिनको रिजेक्शन मिल रहा है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनको एक पन्ने में जो जिसमें उनके साइन होंगे और उनकी फ़ोटो लगी होगी और उसमें अनफिट लिखा होगा, और आपका जो है ये भी लिखा रहेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस चीज़ में आपको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, और जो फिट होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनसे ये कह दिया जाएगा कि आपका मेडिकल हो गया है, आप जा सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया है, जिनको रिजेक्शन है उनको रिजेक्शन लेटर मिलेगा और जो फिट है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये गाइज़ पूरी मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। आई थिंक ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैंने आपको कोशिश की है कि सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में कवर करूं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सबका इंडिविजुअली आंसर दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर एनालिसिस कीजिए इसका, तो मैंने आज फाइनली इसका किया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के काफ़ी जो बच्चे हैं वो मुझसे कह रहे थे कि सर इसका मेडिकल का कुछ बताइए हमें। तो आज मैंने वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप इसको देखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसका जो एनालिसिस है वो हम लोग करेंगे, और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है उसका भी एक बार हम एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें जो है मैं सारी चीज़ें उसमें ऐड करूँगा कि एयरफोर्स में कितने गए। ठीक है, अभी आपकी जो सितंबर अक्टूबर में जो भर्तियां हुई हैं यूपी पुलिस की, उसमें कितने बच्चे कैंडिडेट्स गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। मैं आप चले गए हैं सबका डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बट री मेडिकल के बाद, ताकि मैं री मेडिकल की जो प्रोसेस है उसको भी देख सकूं, कितने बच्चे लगभग आउट हुए हैं वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सके हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही और वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। सो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।